Dear students, you are welcome to English Quest. Today we are going to solve important short questions and questions from the section supplementary reader. आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको प्री बोर्ड में मदद करेंगे और बोर्ड में तो इनका अपना महत्व है ही। ये क्वेश्चंस जो कलेक्टेड क्वेश्चन संग्रह है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको उसमें मिल सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो अक्सर पूछे ही जाते हैं। और जाहिर सी बात है, इन्हीं में से ये जो संग्रह है क्वेश्चंस का, इनमें से आने वाली जो परीक्षा होगी उसमें से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम इनको एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड डॉक्टर सडाउ ऑपरेट द व्हाइट मैन। क्वेश्चन है कि किस प्रकार से जो है डॉक्टर सडाउ ने उस व्हाइट मैन को ऑपरेट किया था, उसका ऑपरेशन किया था। राइट, ये किस क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है आपका? आता है ये एनिमी से लिया गया क्वेश्चन है। डॉक्टर सडाउ ने ऑपरेशन कैसे किया था उस व्हाइट मैन का? डॉक्टर सडाउ ऑपरेटेड ऑन दी व्हाइट मैन बाय असेसिंग हिज इंजरीज। पहले उन्होंने एसेस किया कि उसके घाव कितने गहरे हैं, है ना। परफॉर्मिंग सर्जरी, उसके बाद परफॉर्म किया सर्जरी, मतलब सर्जरी किया, ऑपरेशन किया। इन हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक में ही। एंड प्रायोरिटाइजिंग हिज ड्यूटी, प्राथमिकता देते हुए किसको? अपने कर्तव्य को। एज ए फिजिशियन, किस रूप में? एक फिजिशियन के रूप में। दरअसल प्रायोरिटाइजिंग की बात यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि इसके अलावा चूंकि वह एक देशभक्त है ना, अपने देश के दुश्मन की वो कैसे सेवा कर रहा है, अर्थात उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो यह एक देशद्रोह का मामला भी हो सकता है। ठीक है, कि क्योंकि वो जो सोल्जर था वो अमेरिका से था और अमेरिका और जापान का उस समय युद्ध चल रहा था। तो क्यों उसने ऐसी स्थिति में भी अपने दुश्मन दोस्त जो है देश के व्यक्ति की रक्षा की थी। ठीक है, तो दरअसल एक कर्तव्य ये भी बनता था कि वो देशभक्त होने के साथ साथ में एक डॉक्टर था। तो डॉक्टर का पेशा होता है जिसके पास वहाँ पर वह ये नहीं देखता है कौन दुश्मन है और कौन कौन दोस्त है, वह देखता है कि पेशेंट कौन है। राइट, तो पेशेंट के लिहाज से उसने क्या किया? उसकी जान बचाई, उसकी उसने वहाँ पर चिकित्सा जो है उसे ऑपरेट किया। फिजिशियन डिस्पाइट, के बावजूद द मोरल डिलेमा, हालांकि उसके दिमाग में ये मॉरल डिलेमा तब भी बना था, नैतिक एक डिलेमा बना था, एक दुविधा बनी थी ऑफ हेल्पिंग, कि वो हेल्प करे, मदद करे कि ना करे, किसकी? एक एनिमी की, एक दुश्मन की। सोल्जर ड्यूरिंग द वार टाइम, क्योंकि ये युद्ध का समय चल रहा था, तो उसके दिमाग में बात आई तो कि वो एक दुश्मन देश के सैनिक की सेवा करे, उसकी जान की रक्षा करे या ना करे। लेकिन अंत में उसने निर्णय लिया कि वह एक देशभक्त होने के साथ साथ एक फिजिशियन है, तो फिजिशियन या वैद्य या डॉक्टर कहीं ना कहीं दोस्त और दुश्मन को नहीं देखते। एक मॉरल जिम्मेदारी होती है, नैतिकता होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह दुश्मनी और दोस्ती को ना देखते हुए एक डॉक्टर के रूप में, एक वैद्य के रूप में वो अब आए हुए रोगी की वो क्या करे? सेवा करे, उनकी जान बचाए। तो यहाँ पर डॉक्टर ने अपने फिजिशियन कर्तव्य का जो है जो निर्वहन किया। राइट, अगला क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज। जो लेखिका है उसने कौन से आश्चर्य, उसको क्या क्या आश्चर्य होता है, वहाँ पर कौन से आश्चर्य होते हैं? व्हेन ही रीच्ड, ये नहीं, सी रीच्ड अंटार्कटिका, जब वह पहुंचती है कहाँ पर? तिसानी दोषी कहाँ पहुंचती है? जब अंटार्कटिका पहुंचती है तो वहाँ पर कौन से वंडर्स उनको होते हैं? व्हेन द ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका, जब वो पहुंचती है अंटार्कटिका, सी रियलाइज्ड, तो उसने महसूस किया, द वास्ट, बहुत ही विस्तृत, प्रिस्टाइन, मौलिक, ठीक है, अपरिवर्तनशील, क्या? आइस, आइस
है ना, वहाँ पर जो बहुत ही प्राचीन काल की क्या है बर्फ़ है, उसको महसूस किया कि ये शुरुआत की ही बर्फ़ है, इसमें अब तक कोई भी चेंज नहीं आया है दुनिया में। कहीं न कहीं व्यक्ति के, इंसान की जद में आकर के सारी चीज़ प्रभावित हुई, लेकिन यहाँ की जो बर्फ़ दिखाई देती है वो प्राचीन काल की, उसमें कोई अब तक कोई है परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे वो स्टार्टिंग में उसका, है ना, उद्भव हुआ था, तब से वह ऐसे ही है। द सरियल साइलेंस, वहाँ की जो साइलेंस है, मीन्स चुप्पी जो है वो बिल्कुल क्या है, सरियल है, अद्भुत है, बिल्कुल इसको आप कह सकते हैं इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है। ठीक है, क्या वहाँ की साइलेंस, सरियल मतलब अद्भुत, अवास्तविक, मीन्स वहाँ इतनी चुप्पी है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई जो है न्यूसेंस नहीं, ना तो वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, ना कोई मशीनें चलती हैं, ना तो व्यक्ति का कोई शोर शराबा है, ना इस प्रकार से वहाँ की जो शांति है वह अद्भुत है, देखने और, है ना, समझने लायक है। एंड द इनक्रेडिबल वंडर्स, इसके अलावा वहाँ पर जो अद्वितीय वंडर्स हैं ऑफ नेचर, प्रकृति के और भी बहुत सारे वहाँ पर अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, सच एस आइसबर्ग, जैसे कि आइसबर्ग हो गया, ठीक है, हम हिमखंड हो गया, आइसबर्ग मतलब हिमखंड, बड़े बड़े हिमखंड आपको देखने को मिलेंगे, बड़ी मतलब अथाह उनकी जो है ना, लंबाई चौड़ाई है हिमखंडों की, पहाड़ों की तरह, ग्लेशियर्स, वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, हिमखंड हैं, और एंड यूनिक वाइल्ड लाइफ, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जो जीव जंतु हैं, मेकिंग हिम फील, उनको देख करके उसे सी फील, मेकिंग हर फील, उसको रियलाइज़ करवाते हैं, बोथ आ एंड ह्यूमिलिटी, क्या डर भी और कहीं न कहीं उमस भी, ह्यूमिलिटी भी वहाँ पर महसूस होती है उसको, ठीक है, किसको, लेखिका को। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है, ये भी दूसरा जो क्वेश्चन आपका था वो कहाँ से है, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी दोषी के द्वारा लिखा गया, उस लेसन से क्वेश्चन लिया गया था। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आता है, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, जो किंग है उसने अपने थ्रोन की, सिंहासन की रक्षा कैसे की थी, ठीक है। आप लिखें तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिखने के बाद एक लाइन कम से कम छोड़ देता कि हाईलाइटेड रहे, राइट, क्वेश्चन और आंसर, उसके बाद यहाँ पर आप कम से कम 2 लाइनें छोड़ दें, मतलब अगले क्वेश्चन के लिए, राइट। तो इस तरीके से आपका, यदि आप यहाँ पे पेन नहीं भी चेंज करेंगे, राइट, आपके पास समय ना होने के वजह से, तो तब भी ये क्वेश्चन आपका हाईलाइटेड रहेगा, ठीक है। हालांकि हमको क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये यदि जगह छोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, मतलब क्वेश्चन टू आंसर के बीच में कम से कम 2 लाइन का हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, 2 से 3 लाइन तक भी हम छोड़ सकते हैं, इससे अगला क्वेश्चन क्या होगा, हाईलाइटेड दिखेगा, राइट। द किंग सेव्ड हिज थ्रोन, राजा ने क्या किया, अपने थ्रोन की रक्षा की, बाई क्लेवरली हैंडलिंग, बड़ी ही चालाकी से जो है हैंडल करते हुए, संभालते हुए, क्या, क्राइसिस, अर्थात उसने ब्रिटिश अधिकारी को मना तो कर दिया था कि भाई हम अपने राज्य में आपको जो है शिकार करने नहीं दे सकते हैं टाइगर का, क्योंकि इस पर पहला मेरा अधिकार है, मैंने पहले से ही रेजोल्यूशन ले रखा है कि हमें 100 टाइगर मारने हैं, तो हम आपको एक भी टाइगर मारने नहीं दे सकते हैं। बाद में राजा ने रियलाइज़ किया कि हमने मना तो कर दिया है, लेकिन वो अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ों का उस समय यहाँ पर कहीं न कहीं एक दबदबा था, असर था, तो राजा को लगा कि वो कहीं न कहीं उसके क्रोध का शिकार ना हो जाएं, उसके राज्य पर कोई किस तरीके का जो है एक संकट ना आ जाए, तो उस संकट से बचने के लिए बड़ी चालाकी से उसने क्या किया, अब वो क्षमा तो नहीं मांग सकता था क्योंकि राजा है, तो इस तरीके से उसने बड़े होशियारी से एक बड़े जो है आ, उसने कुशलता से क्या किया, हैंडल किया सिचुएशन को। उसने क्या किया, ही सेंट एक्सपेंसिव, उसने डायरेक्ट ऑफिसर से बात नहीं की, बल्कि उसने भिजवा दिया क्या, डायमंड रिंग्स, जो है डायमंड की अंगूठियां भिजवा दी, टू द वाइफ, किसको, उसकी पत्नी को, ऑफ दी ब्रिटिश ऑफिसर टू प्लीज हिम, ताकि उससे वह खुश हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उसका काम जो है उसकी रणनीति काम भी आती है,
और फिर वह उसका राज्य, उसका सिंहासन बच जाता है, उसको कोई संकट नहीं आते हैं उस अधिकारी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कहाँ से है, ये आपका टाइगर किंग से लिया गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, हु वाज जियोफ ग्रीन, ये आपका फिर से आ जाता है किस, कहाँ से, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से। ठीक है, हु वाज जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन कौन थे, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने विद्यार्थियों के लिए क्या ऑफर किया था। जियोफ ग्रीन वाज एन एजुकेटर, वह एक शिक्षाविद थे, एंड एक्सप्लोरर, खोज करता थे, हु ऑफर्ड, इन्होंने ऑफर किया विद्यार्थियों को यूनिक, क्या, यूनिक हैंड्स, हैंड्स एंड ऑन एक्सपीरियंसेस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस इन पोलर रीजन्स थ्रू द स्टूडेंट्स ऑन आइस, उन्होंने एक मुहिम चलाई, एक योजना, अर्थात एक स्टूडेंट्स ऑन आइस, इस नाम की योजना के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को अवसर दिया कि वो क्या करें, प्रोग्राम फोस्टरिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है, ताकि क्या हो, वहाँ पर अंटार्कटिका जा कर के उनको अध्ययन करने का अवसर दिया। जियोफ ग्रीन वाज एन एजुकेटर, ग्रीन व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को क्या ऑफर किया था, विद्यार्थियों को ऑफर किया कि वो अंटार्कटिका जाएं और वहाँ पर इस मुहिम के तहत जा कर के क्या करें, वहाँ पर एक्सप्लोर करें, अध्ययन करें, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, उनको उनमें जागरूकता आए, क्या आए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से, है ना, जियोफ ग्रीन ने उन बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को क्या किया, वहाँ पर पहुंचाया, कहाँ, अंटार्कटिका में। ठीक है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने क्या किया था, सैम ने, व्हाट डिड सैम राइट, सैम ने क्या लिखा था अपने पत्र में, किसके लिए, चार्ली के लिए। सैम रोट इन हिज लेटर, सैम ने अपने पत्र में लिखा, टू चार्ली, चार्ली को, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल, राइट, उन्होंने थर्ड लेवल के अस्तित्व के बारे में बताया, एंड हाउ ही हैड स्केप टू इट, उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से वो बच करके आए हैं। इनवाइटिंग चार्ली, है ना, वो क्या कर रहे हैं, चार्ली को इनवाइट कर रहे हैं टू ज्वाइन हिम, कि वो भी आए और ज्वाइन करें, मतलब उनके पास आ जाएं वो, क्योंकि वो पहले से थर्ड लेवल में पहुंच चुके हैं। सैम्स लेटर सेड, दरअसल यहाँ से आपको राइट आंसर मिलेगा। सैम्स लेटर सेड मतलब सैम के लेटर में लिखा हुआ था ही वाज लिविंग, वो क्या लिखा हुआ है, लिखा था कि वह रह रहे हैं, कौन रह रहा है, सैम रह रहे हैं। ठीक है, हैप्पली, खुशीपूर्वक, ऑन द थर्ड लेवल, कहाँ पर रह रहा है वो, थर्ड लेवल पर रह रहा है। किसने, कौन लिख रहा है, सैम लिख रहा है, किसको, चार्ली को, चार्ली को पत्र में लिखा कि वह बड़ी आराम से रह रहा है, कहाँ पर, थर्ड लेवल में, इन गैल्सबर्ग, किस जगह की, किस जगह पर, गैल्सबर्ग में। और ये टाइमिंग क्या है, 1894, मतलब 1894 का जो गैल्सबर्ग है उस समय वो पहुंच चुका है। मीन्स यहाँ पर टाइम ट्रेवल के सिद्धांत को बताते हुए कहा जा रहा है कि चार्ली को पत्र में जो है सैम ने लिखा है कि वह वर्तमान समय में नहीं है बल्कि पास्ट में जा चुका है, 1894 में थर्ड लेवल में जा चुका है। ठीक है, जहाँ पर थर्ड लेवल भी है और थर्ड लेवल के माध्यम से उसने ट्रेन ली थी, कहाँ पर पहुँच गया है, गैल्सबर्ग में पहुँच चुका है। ये सारा उसने लिखा अपने पत्र में। एडवाइस्ड चार्ली, और सैम चार्ली को भी एडवाइस कर रहा है, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी को, टू कीप लुकिंग फॉर दैट लेवल, कहा कि तुम भी लगे रहो, थर्ड लेवल को ज़रूर पालोगे। रिफ्लेक्टिंग, ये जो उसने लिखा अपने पत्र में, ये क्या दर्शाता है, चार्लीज ओन इमेजिनेशन, दरअसल कोई सैम वैम ने पत्र नहीं लिखा था, ये स्वयं चार्ली का ही क्या था, एक इमेजिनेशन, कल्पना थी। एंड डिज़ायर टू एस्केप, दरअसल यहाँ पर जो चार्ली है उसको दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव है वो आधुनिक समाज का, आधुनिक दुनिया के यंगस्टर्स का। आज का युवा क्या है, वो मुसीबतों का सामना करना नहीं बल्कि उनसे बच कर के भागना चाहता है, वो संघर्ष नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि सुखमय जीवन हो, कहीं ना कहीं चैलेंजेस से बचने की कोशिश कर रहा है। तो चार्ली को इसी प्रकार का यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब आप इसको तैयार करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर हटा सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, राइट, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इतना नीचे तक, राइट,
ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये थर्ड लेवल का जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा वो किस चैप्टर से लिया गया है? ये आपका है 5वां क्वेश्चन और ये है थर्ड लेवल नाम के चैप्टर से, जो कि पहला चैप्टर आपका पढ़ता है किसमें? सप्लीमेंट्री रीडर में, राइट। व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? अब ये अगला क्वेश्चन फिर उसी थर्ड लेवल चैप्टर से आ रहा है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल? बताइए थर्ड लेवल क्या था? ये क्वेश्चन मतलब आप देख रहे हैं कि थर्ड लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो कहाँ से आ चुके हैं? वो थर्ड लेवल से आपने देखा। दूसरा क्वेश्चन है, आपने देखा लगभग 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। कहाँ से? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से आ चुके हैं। टाइगर किंग से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादातर किस चैप्टर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। वेयर वाज इज सिचुएटेड? थर्ड लेवल क्या था और ये कहाँ पर जो है एग्जिस्ट करता था, मतलब वास्तव में ये था। आपको इसके विषय में बताना है, राइट। तो द थर्ड लेवल वाज अ मिस्टीरियस, जो थर्ड लेवल था वो एक रहस्यात्मक इमेजिनरी प्लेटफॉर्म था, एक काल्पनिक प्लेटफॉर्म था। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कहाँ पर? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। दैट चार्ली बिलीव्ड, और ऐसा चार्ली को लगता था, लीड टू अ पीसफुल पास्ट, कि यहाँ से ये जो थर्ड लेवल है, दरअसल जो अमेरिका में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, राइट, वहाँ पर 2 तल का वो स्टेशन बना हुआ था। चार्ली को लगता था कि तीसरा लेवल भी है, और वो सोच रहा था कि तीसरा लेवल जो है यहाँ से ट्रेनें जो नहीं मिलती हैं, ये आधुनिक युग की हैं, और ये पहले वहाँ ये 1894 के टाइम का है। ऐसा मानता है, उसको लगता है कि इसको चार्ली को कि यहाँ से ट्रेन मिलेगी कहाँ के लिए? गेल्सबर्ग के लिए। गेल्सबर्ग उसका एक पसंदीदा स्थान है जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, जहाँ पर किसी भी प्रतिद्वंद्विता की जो है कटाजूझ नहीं है, राइट। वहाँ पर आराम का, सुकून का जीवन जी सकता है। ऐसा दरअसल उसके दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि वो खुद एक आसान जीवन जीने की कल्पना करता रहता है। वो स्कैपिस्ट हो चुका है, वो पलायन करना चाहता है, वास्तविकता से उसका लेना देना नहीं है। जिस तरह से आज का युवा क्या है, बस वो उसको कुछ संघर्ष ना करना पड़े, एक आराम का जीवन जी सके, राइट। लीड टू अ पीसफुल पास्ट सिचुएटेड ओनली इन हिज इमेजिनेशन। ये दरअसल कहाँ पर सिचुएटेड था? वह उसी के कल्पना में सिचुएटेड था, उसी की दरअसल ये जो थर्ड लेवल था वो कहीं पर वास्तव में नहीं था, किसी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर ये लेवल नहीं था। ये कहाँ पर सिचुएटेड था? ये सब बना रखा था उसने अपने दिमाग में। ये उसके दिमाग की काल्पनिक उपज थी, एज एन एस्केप फ्रॉम मॉडर्न स्ट्रेस। क्योंकि ऐसा वो इसलिए सोचने लगा क्योंकि आधुनिक युग में जो जीवन है व्यक्ति का, वो बहुत ही स्ट्रेस से भरा हुआ है, बहुत ही प्रकार के कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन से हर युवा क्या करना चाहता है? बचना चाहता है, वास्तविकता को झेलना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर उसी की स्थिति को दर्शाया गया है। अगला जो क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड द, ये आपका 7th होना चाहिए, राइट नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं। ये अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट? एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया था? एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया था? मीन्स जो ज्योतिषी थे उन्होंने क्या प्रेडिक्शन की थी? ज्योतिषियों ने क्या प्रेडिक्शन किया था, क्या भविष्यवाणी की थी अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ? टाइगर किंग के डेथ के बारे में किस तरीके की भविष्यवाणी की गई थी उसके द्वारा? द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया, ठीक है, ज्योतिषी ने ये प्रेडिक्शन की, ये जो है भविष्यवाणी की, दैट द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, कि उसकी मृत्यु क्या होगी, किससे होगी? एक टाइगर के द्वारा होगी। ऐसा प्रेडिक्शन किया था किसने? एस्ट्रोलॉजर्स ने। कब? एट द एज ऑफ 10 डेज, राइट। जब सिर्फ राजा, वो दरअसल टाइगर किंग जो बाद में बनता है, वो उस समय कितने दिन का था? सिर्फ 10 दिन का। तभी ज्योतिषी आते हैं और उसके भविष्य को के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं और बताते हैं कि उसकी मृत्यु आगे चल करके जो है एक टाइगर के हाथों होगी। उस समय बच्चा भी बोल पड़ा था, हालांकि उस समय वो सिर्फ 10 दिन का था, लेकिन वो बोल पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पर उपस्थित लोग बहुत ही क्या हुए थे? आश्चर्यचकित हुए थे, राइट। और उसके हिसाब से, एंड ही मस्ट बी
बच्चे ने पूछा कि ये तो हम जानते हैं कि मृत्यु होगी, चलो ठीक है, लेकिन बताइए कि कैसे होगी। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कंफर्म किया था कि सवे टाइगर से उसकी मृत्यु होगी। एंड ही मस्ट बी रिस्पेक्ट स्पेशली केयरफुल विद द हैंडेड टाइगर, मतलब इसीलिए उस एंड ही मस्ट बी स्पेशली केयरफुल, विशेष रूप से राजा को जो भविष्य में राजा बनेगा बच्चा, इसको क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी विद द हैंडेड टाइगर, किससे, सवे टाइगर से, ठीक है। हैंडेड टाइगर विच इवेंचुअली केम ट्रू, हालांकि बाद में ये बात सही भी साबित हो जाती, सही भी साबित, यद्यपि राजा की मृत्यु वास्तविक किंग से, टाइगर के हाथों नहीं होती है, एक टॉय किंग से होती है। क्या, टॉय जो टाइगर से उसकी मृत्यु होती है, ठीक है, जिसको स्वयं राजा ने जा कर के मार्केट से खरीदा था अपने बच्चे के बर्थडे में गिफ्ट के रूप में देने के लिए। मतलब ये जो टाइगर था वो लकड़ी का बना हुआ था, एक खिलौना था, लेकिन उसकी स्क्रैप इसको हाथ में पियर्स कर जाती है, चुभ जाती है, और वो आगे चल कर के एक घातक घाव बन जाती है और राजा की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से देखा जाए तो वो भविष्यवाणी सही साबित होती है कि इसकी मृत्यु एक टाइगर के ही हाथों होती है, वजह से होती है, राइट। भले यह टाइगर वास्तविक टाइगर यहाँ पर ना रहा हो, लेकिन मृत्यु कहेंगे तो टाइगर की ही वजह से हुई। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनकी प्रेडिक्शन सत्य साबित हुई, ठीक है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि जो होनी को कोई टाल नहीं सकता है, प्रेडिक्शन को विश्वास इसमें दिखाया गया है, राइट। एवेंचुअली केम ट्रू, वास्तव में ये बात सही साबित हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, आपको फिर से 6 नंबर, ये 6 नहीं नंबर है, नंबर सही देख लेना को, नो प्रॉब्लम। हु वाज हना, हना कौन थी, हाउ डिड सी मीट सडाउ, उसकी मुलाकात सडाउ से कैसे होती है, कौन सा चैप्टर, ये आपका चैप्टर आपका फिर पड़ जाता है कौन सा, एनिमी, राइट, जिसमें डॉक्टर सडाउ होते हैं और उनकी पत्नी वह जो है हना होती है। हना वाज डॉक्टर सडाउस वाइफ, वो डॉक्टर सडाउ की पत्नी थी। सी मेट, वो मिली थी, हिम, उनको, वाइल स्टडिंग, जब वो पढ़ रहे थे इन अमेरिका, कहाँ पर, दोनों लोग अमेरिका में पढ़ रहे थे, वहीं पर इनकी मुलाकात होती है। वेयर दे बोथ वर स्टूडेंट्स, वहाँ पर दोनों क्या थे, विद्यार्थी थे। एंड लेटर मैरिड, बाद में ये दोनों क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं और अमेरिका में आकर के अपना वैवाहिक जीवन, कंजुगल लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग, दरअसल टाइगर किंग कौन था, एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो, राइट, उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, टाइगर किंग उसका नाम कैसे पड़ा, आपको बताना है। द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, टाइगर किंग जो है प्रतिबंधपुरम नाम के, प्रतिबंधपुरम नाम के स्टेट के, राइट, वो किंग थे, कौन, टाइगर किंग। ही वॉज नेम्ड सो, उनका नाम ऐसे पड़ा बिकॉज ही वॉज ऑब्सेस्ड, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड थे, मतलब पड़े हुए थे, संलिप्त थे, किसमें, विद हंटिंग, मतलब जैसा कि प्रेडिक्शन हुई थी उनके भविष्य, उनके जो है फ्यूचर लाइफ के बारे में, एट द एज ऑफ 10 डेज ओल्ड, राइट, जब राजा सिर्फ 10 दिन का था तब भविष्यवाणी की गई थी एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि उसकी मृत्यु टाइगर के द्वारा होगी। तो वो ऑब्सेस्ड रहने लगा था विद हंटिंग, अर्थात उसने ठान लिया था कि अब टाइगर्स को क्या करेगा, 100 टाइगर्स को मत मार देगा, मतलब 100 टाइगर तक को समाप्त कर देगा, तब जा कर के उसके जीवन को उसकी जो मृत्यु है उसको टाल सकेगा। यहाँ पर ठीक वही कहानी है जिस तरीके से कृष्ण और कंस की, राइट, कंस ने क्या किया था, देवकी की 8 संतानों को समाप्त करने की कोशिश की थी ताकि वो अपने मौत को समाप्त कर सके, टाल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंस को लगा था कि वो बच गया, लेकिन बचता नहीं है, क्योंकि जो 8वीं संतान थी कृष्ण के रूप में वह कहाँ जाती है, वह उसको जो है मथुरा पहुंचा दिया जाता है ना, और फिर अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो ही जाती है 8वीं संतान से, वो भी अपने बहन के ही पुत्र के हाथों, वो 8वीं संतान के रूप में, राइट। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह से कहानी है, टाइगर्स टू डिफाई, मतलब वो राजा क्या करना चाहता, अवॉइड करना चाहता था, एस्ट्रोलॉजर्स झुठलाना चाहता था, डिफाई करना चाहता था, झुठलाना, जो एस्ट्रोलॉजर था, मतलब उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी प्रेडिक्शन, उसको झुठलाना चाहता था, कौन, राजा, अबाउट हिज डेथ, जो उसके मृत्यु के बारे में प्रेडिक्शन की गई थी उनको वो
गलत साबित करना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ, ये आपका फिर से टाइगर को किंग का ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। ये क्वेश्चन फिर से आपका आ रहा है कहाँ से, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी के द्वारा लिखा गया, राइट। इसको हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, लेखिका जो है अंटार्कटिका कैसे पहुंचती है, इसके विषय में आपको बताना है। द ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका बाय ज्वाइनिंग द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। लेखिका एक प्रोग्राम जो था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इस नाम का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत विद्यार्थियों को अंटार्कटिका ले जाना था। तो इसी प्रोग्राम में सम्मिलित होती है और फिर क्या करती है, वहाँ पर पहुँचती है। विच टुक स्टूडेंट्स, ये लेकर के गया था प्रोग्राम कहाँ, विद्यार्थियों को, ऑन द एक्सपीडिशन टू स्टडी, है ना, अंटार्कटिका के एक्सपीडिशन पर, मतलब यात्रा पर किस लिए ले गया था, ताकि ये विद्यार्थी क्या करें, वहाँ जाकर के अध्ययन करें द कॉन्टिनेंट्स एनवायरनमेंट, वहाँ के उस महाद्वीप की इन्वायरमेंट के बारे में, मतलब पर्यावरण के बारे में अध्ययन करें, और ताकि भविष्य में क्या हो सके, क्लाइमेट चेंज पर कोई या क्लाइमेट पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सके, उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सके। क्योंकि ये बच्चे आगे चल कर के क्या करेंगे, पॉलिसी मेकर बनेंगे, नहीं है ना, और अधिकारी बनेंगे, और जिनकी पॉलिसी मेकिंग और उनका जो इफेक्ट होगा वो देखने को मिलेगा नीतियों में। ठीक है, इट टुक हर 100 आवर्स, और लेखिका को वहाँ पहुँचने में, टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में लगभग 100 घंटे लग गए। सबसे पहले उसने यात्रा किया देयर बाई कार, कार से, बाई एरोप्लेन, फिर उसके बाद एरोप्लेन से, एंड द रशियन, और अंत में उस रूसी जो है रिसर्च शिप से, जिसका नाम क्या था, अकेडमिक सोकाल्स्की, राइट। इस नाम के जहाज से, जो रूस का था, है ना, जिसको लीड कौन कर रहा था, जियोफ ग्रीन। ठीक है, ये इस जो है जहाज से लेखिका पहुंचती है कहाँ पर, सब दुनिया के, संसार के सबसे कोल्डेस्ट विंडिएस्ट, है ना, और सबसे दूर का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पहुँचते हैं, अंटार्कटिका पहुँच जाती है लगभग 100 घंटे की यात्रा करने के बाद। वाई वाज डेरी, ये चैप्टर कहाँ से है, ये क्वेश्चन कहाँ से है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, राइट। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई नॉर लैम्ब। ठीक है, जो है डेरी इम्प्रेस नहीं हुआ था, यहाँ तक कि किससे, लैम्ब से भी क्यों नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में आपको बताना है। ये किस लेसन से है, ये आपका है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट से है। ठीक है, जिसमें चार्ली लैम्ब और डेरी की कहानी है। लैम्ब कौन होता है, एक वृद्ध व्यक्ति होता है जो कि एक बाग का मालिक होता है, और डेरी कौन होता है, एक लड़का होता है, राइट, जिसके चेहरे पर तेजाब के गिर जाने की वजह से मार्क बन गया था, और वो मार्क उसके लिए उपहास का विषय, मतलब लोग उसको चिढ़ाने लगे थे। ठीक है, और उसको परेशान कर रहे थे। तो वही डेरी है, डेरी वाज इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के द्वारा वो इम्प्रेस हुए थे, प्रभावित हुए थे, कौन, डेरी, बिकॉज ही वाज ऑप्टिमिस्टिक। क्यों प्रभावित हुए थे, क्योंकि वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, वाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर क्या, लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के द्वारा डेरी क्यों प्रभावित हुआ था, इम्प्रेस्ड हुआ था। तो क्यों प्रभावित हुआ था, क्योंकि जो मिस्टर लैम्ब हैं वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे, क्या थे, आशावादी थे। जब डेरी उनके बाग में बिना उनकी अनुमति के उसकी दीवार, बाग की दीवार को क्रॉस करके अंदर आ जाता है, जब देखता है कि एक कोई व्यक्ति वहाँ पर पहले से उपस्थित है, ये मिस्टर लैम्ब ही थे यहाँ पर जो उपस्थित थे अपने बाग में, इन्हें देख करके वो भागने लगता है। तो वो उनको रोकता है, कहता है तुम इस तरह से क्यों भाग रहे हो, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, पकड़ूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, राइट। और फिर धीरे धीरे उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, तो इसमें जो उसमें बताता है कि तुम इतना डरते क्यों हो, भाग क्यों रहे हो, तो पूरी कहानी बताता है, जिसमें वो बताता है, लैम कहता है कि तुमको इस तरह भागने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ तक भागोगे, कब तक भागोगे, लोग तो सब कहीं मिलते रहेंगे। अब वो उदाहरण देता है कि देखो ना, मेरा एक पैर एक काहे का है,
एक टिन का बना हुआ है, क्योंकि इस ये जो असली पैर था इस एक वो क्या हुआ था, वो कहीं पर मतलब एक घटना में क्या हुआ था, वो उड़ गया था, राइट। जिसके बाद से उसने एक टिन का पैर लगवा लिया है। और कह रहा है कि बच्चे उसका उपहास मना करते हैं। जब बच्चे उसे देखते हैं कहीं न कहीं लंगड़ाते हुए, राइट, तो बच्चे उसका उपहास करते हैं उसकी टिन लेग की वजह से। लेकिन कभी उन बच्चों की बातों को उसने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि उसे पता है कि इससे कोई चेंज होने वाला नहीं है। जो स्थिति उसके साथ हुई है, होनी था जो हो चुकी है, उसको लेकर के डिस्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के राय की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। इस तरह से तो सब लोगों का जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां हैं, राइट। हमारे में ये कमी है, तो हमें इस तरह से भागने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से जब उसको समझाया तो डेरी वहाँ उसकी बात को कहीं न कहीं मान जाता है और रुकने के लिए तैयार हो जाता है। इनकरेजिंग, उसको इनकरेज किया था एंड ट्रीटेड हिम, और उसको ट्रीट किया था विद काइंडनेस, बड़ी ही, है ना, प्रेम से उसको अपने पास बुलाया। डिस्पाइट हिज फिलोसफिकल फिजिकल डिसेबिलिटी, यद्यपि वह वो फिजिकल डिसेबिलिटी थी, उसमें शारीरिक विकलांगता थी, राइट, उसके बावजूद भी अपने पास बुलाया। हेल्पिंग हिम, उसकी मदद की। शी लाइफ पॉजिटिवली, और उसकी वजह से डेरी क्या है जीवन में अब आशावान हो गया था। वह उम्मीद करने लगा था कि जीवन जीने लायक है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं, किसी से डर करके इसको, है ना, काटने की चीज़ नहीं है, जीवन जीने की चीज़ है, राइट। ऐसा कब हुआ? जब चार्ली ने, मिस्टर लैम्ब ने उस क्या किया, डेरी को अच्छी तरह से समझाया। ये क्वेश्चन कहाँ से है? वाई कुड चार्ली नेवर अगेन, फिर से थर्ड लेवल से क्वेश्चन आ गया है आपका, फिर से रिपीट हो रहा है। चार्ली, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल दोबारा चार्ली को क्यों नहीं मिला, बताइए क्यों नहीं मिला? आइडिया है कोई? चलो देखते हैं। चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड, चार्ली को दोबारा द थर्ड लेवल, उसको दोबारा थर्ड लेवल नहीं मिला। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन, क्योंकि यह उसकी कल्पना का उत्पाद था। अ साइकोलॉजिकल स्केप, यह एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्केप थी। स्केप मतलब बचकर निकलना। व्यक्ति क्या है, अपने मन में ही सोच लेता है कि वो भाग गया है, मीन्स वो जब चुनौतियों का सामना नहीं, कठिनाइयों का सामना करने का सामर्थ्य नहीं, साहस नहीं होता है, तो वह मान लेता है कि हाँ वहाँ पर है ही नहीं। तो इस प्रकार से वो पलायन कर जाता है, फिजिकली नहीं, मेंटली, राइट। दैट ओनली अपीयर्ड व्हेन ही वाज डीपली स्ट्रेस्ड और एंग्जियस, जब बड़ा निराश होता है, स्ट्रेस में, चिंता में होता है, उत्सुकता में होता है, बेचैन होता है, तब वो ऐसी तरह की कोई इस बह की बातों के बारे में सोचता है। क्योंकि वो जीवन की चैलेंजेस से ऊब जाता है, तो वह ख्याली पुलाव बनाने लगता है। इसी तरह से उसने मन में कल्पना कर लिया कि एक बहुत बढ़िया जगह है जिसका नाम गेल्सबर्ग है, और इस गेल्सबर्ग को जाने के लिए ट्रेन कहाँ से हमें पकड़ना होगा। ग्रांड सेंट्रल ट्रेन स्टेशन के पर एक थर्ड लेवल है, वहाँ से हमको ट्रेन मिलेगी। तो ये सब जो मनगढ़ंत बात थी उसके दिमाग की उपज थी, ठीक है, वास्तविकता में कोई थर्ड लेवल नहीं था, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस। आपको बताना है कि अंटार्कटिका क्यों महत्वपूर्ण है, परफेक्ट स्थान है पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए। जो कारक हैं उनको यदि समझना है तो कहाँ पर जाना जरूरी है, किस चीज़ की, किस जगह का अध्ययन करना आवश्यक है। अंटार्कटिका का अध्ययन करना बड़ा जरूरी है। यदि हम अंटार्कटिका का अध्ययन करेंगे तो दुनिया के अन्य जो कोने हैं या देश हैं, है ना, वहाँ की जो पर्यावरण की या क्लाइमेट की जो स्थिति है, पोजीशन है, राइट, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, उनको हम भली भांति अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम पर्यावरण के के विषय में उसकी जो कंडीशंस हैं उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हम देख रहे हैं क्लाइमेट में, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है ना, क्या
कुछ आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, है ना। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन पाने के लिए अंटार्कटिका में जाकर के अध्ययन करना, अंटार्कटिका का अध्ययन करना बहुत ही उपयोगी रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ अंटार्कटिका के विषय में ही हमको नहीं बताएगा, बल्कि ये पूरे धरती के बारे में हमको रहस्य, जो छिपे हुए रहस्य हैं, भौगोलिक रहस्य हैं, है ना, उनके विषय में हमको जानकारी दे सकता है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कौन, अंटार्कटिका में जाकर के वहाँ का अध्ययन करना। अंटार्कटिका इज़ द परफेक्ट प्लेस, अंटार्कटिका बहुत ही परफेक्ट जगह है टू स्टडी, पढ़ने के लिए, क्या, अध्ययन करने के लिए। इन्वायरमेंटल चेंजेस, हमारे पर्यावरण में होने वाले बदलावों के विषय में यदि जानना है ना, तो अंटार्कटिका बहुत एक परफेक्ट जगह है। कौन सी जगह, परफेक्ट जगह है। बिकॉज, क्योंकि इट्स प्रिस्टाइन आइस, क्योंकि इसकी जो प्राचीन, अति प्राचीन आइस है, बर्फ़ है ना, एंड ग्लेशियर्स, और यहाँ पर उपस्थित जो ग्लेशियर्स हैं, प्रिजर्व, उनमें पाई जाती हैं, प्रिजर्व हैं, संरक्षित हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ अर्थ क्लाइमेट हिस्ट्री, मतलब धरती की अभी तक की जो क्लाइमेट की का इतिहास रहा है कि कब कब भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं धरती पर, है ना, उसका पूरा रिकॉर्ड आपको मिलेगा। कहाँ पर, वहाँ की बर्फ़ की परतों में, यदि वहाँ पे खुदाई की जाए, वहाँ पर कहीं न कहीं अध्ययन किया जाए, तो धरती का कब उद्गम हुआ, उसके कितने साल, कितने लाख साल पहले धरती का निर्माण हुआ, या धरती में क्या परिवर्तन कब कब हुए, उसकी वजह से कहाँ पर कौन सी, है ना, वेदर में परिवर्तन आने लगा, भौगोलिक स्थितियाँ कैसे उनमें चेंजेस हुए, इन सब के विषय में हमको जानकारी, हिस्ट्री, एंड आर हाईली सेंसिटिव टू ग्लोबल वार्मिंग, है ना। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हम देख पा रहे हैं, उसका अध्ययन, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको भी हम गेस कर पाएंगे यदि अंटार्कटिका का अध्ययन करें तो, राइट। इसलिए अंटार्कटिका जा कर के अध्ययन करना, है ना, दुनिया के एनवायरमेंटल कंडीशन को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपका है, वाई वाज सडाउ सेंट टू अमेरिका, सडाउ को अमेरिका क्यों भेजा गया था। सडाउ वाज सेंट टू अमेरिका, उन्हें भेजा गया था अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन, किससे संबंधित, मेडिकल से संबंधित, फॉर हायर मेडिकल एजुकेशन, है ना, मेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है, डॉक्टरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा पाने के लिए डॉक्टर सडाउ को उनके पेरेंट्स ने भेजा था, टू ट्रेन एज ए सर्जन, ताकि वहाँ जा कर के प्रशिक्षण प्राप्त कर सके एक सर्जन के रूप में, एंड ब्रिंग एडवांस्ड मेडिकल नॉलेज, और अमेरिका जो कि उस समय आगे बढ़ चुका था मेडिकल आदि के क्षेत्र में, वहाँ से जा कर के एडवांस मेडिकल जो है ना नॉलेज है वो गेन करके वापस आए बैक टू जापान, और जापान में अपनी सेवाएं दें, इसलिए उनको वहाँ पर भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट द महाराजा स्पॉटेड इन टॉय शॉप, है ना, ये आपका टाइगर किंग से आता है क्वेश्चन। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा डॉक्टर सडाउ से संबंधित, वो एनिमी से था। आपने देखा एनिमी के भी कोई बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट राजा ने क्या लिया था, दैट द महाराजा स्पॉटेड इन टॉय शॉप, जिसको उन्होंने क्या किया था टॉय शॉप में, जब जहाँ पर खिलौने की दुकान में गए तो उनको और कोई खिलौना नहीं अच्छा लगा जितना अच्छा उनको एक टाइगर टॉय लगा, राइट। तो द बर्थडे गिफ्ट, जो बर्थडे के लिए उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन दिवस पर गिफ्ट देने के लिए उन्होंने क्या लिया था, द बर्थडे गिफ्ट द महाराजा स्पॉटेड इन टॉय शॉप, उस टॉय के शॉप में, उस खिलौने की दुकान में जो उन्होंने स्पॉट किया, अर्थात जो उन्हें पसंद आया, वाज अ वुडन, लकड़ी का टाइगर। उन्हें टॉय शॉप में क्या समझ में आया, लकड़ी का टाइगर ही, क्योंकि इतने दिनों से वो टाइगर ही मार रहे थे तो दिमाग में टाइगर ही बसा था, उनको टाइगर ही पसंद आया, राइट। क्योंकि अभी अभी उन्होंने, उनके हिसाब से उन्होंने सवा टाइगर मार दिया था, हालांकि वो मरा नहीं था, वो बच गया था, जो सर्कस से लाया गया था।